नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा मसला जिससे किसी लाइफ को खतरा हो, किसी क्या हो, किसी लाइफ को खतरा हो। जैसे कि मैं आपको एक बहुत रिसेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बताऊं, कोविड 19। कोविड 19 एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कोई भी ऐसी डिजीज आ गई है और वो डिजीज क्या है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। देखें, biology is concerned not only with learning about organisms but its main purpose is to solve the biological problems। बायोलॉजी पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि आप इंसान की जिंदगी के बारे में पढ़ लो, बल्कि बायोलॉजी इसमें ये भी आता है कि अगर इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, बायोलॉजी हैज हेल्प्ड अस टू नो द कॉज एंड क्योर ऑफ मेनी डिजीजेस। बहुत सारे डिजीजेस हैं, उनकी कॉज क्या है और उनको ठीक कैसे करते हैं, बायोलॉजी हमें बताती है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस है और साइंस में हमेशा कोई ना कोई स्पेसिफिक मेथड होता है। वो मेथड क्या है, बायोलॉजी कहती है, जो बायोलॉजिकल मेथड है वो कहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो कि प्रॉब्लम है क्या। पहली चीज, प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जर्वेशंस करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो। जैसे कि कोविड 19 प्रॉब्लम थी ना, आपको पता है कि कोविड एक बीमारी है, तो आप ऑब्जर्वेशंस करें, चीजों को देखें कि कोविड किस तरह से फैल रहा है, कोविड किन लोगों में फैल रहा है, इस तरह की चीजें, कौन कौन से एरिया में कोविड फैल रहा है, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आप 5 सेंसेस से कर सकते हो। 5 सेंसेस का मतलब आपके पास है टच, आपके पास है विजन, इस तरह आपके पास है हियरिंग, आपके पास है टेस्ट, आपके पास है स्मेल। तो ये 5 सेंसेस होते हैं इंसान के। इन 5 सेंसेस से आप ऑब्जर्वेशंस करते हो, चीजों को देखते हो। तीसरी चीज आती है बिल्ड अप हाइपोथेसिस। तीसरा काम क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। क्या मतलब इस बात का, हाइपोथेसिस मफरूजा होता है, फर्ज करना। हाइपोथेसिस होती है जैसे कि आप कुछ फर्ज कर लेते हो। आपने एक प्रॉब्लम के बारे में मुख्तलिफ तरह की चीजें देखी, विजन यानी देखी, सुनी, कुछ आपको स्मेल हुई, कुछ आपने चीजें आपको पता चली, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। इस बुनियाद पे आपने एक मफरूजा बना लिया कि अच्छा ये चीजें इस तरह हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। तो वो जो आपने एक स्टेटमेंट दी ना कि ये प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है, वो एक स्टेटमेंट क्या हाइपोथेसिस है। आप कहते हैं कोविड 19 जो है वो एयर से फैलता है, स्नीजिंग से फैलता है, खांसने से फैलता है, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। फिर ड्रॉ कंक्लूजन्स, उस हाइपोथेसिस की कुछ कंक्लूजन्स होंगी, कुछ डिडक्शंस होंगी कि उससे आपको क्या समझ में आता है। उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंट। अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने खुद से तजर्बा करने के जो आपकी हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या गलत है, आपने जो सोचा वो सही सोचा या गलत सोचा। एक्सपेरिमेंट से आएगा रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। इस तरह से आपको एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। दैट इज हाउ यू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब क्या होता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, इनको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ेंगे। और जो आपकी बुक में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दी गई है वो मलेरिया है। आज तो मलेरिया का कोई मसला ही नहीं है, 2-3 दिनों में बंदा ठीक हो जाता है, मेडिसिन इतनी सारी हैं। लेकिन एक टाइम था ना पिछली सदी में कि मलेरिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इवन मलेरिया से बहुत सारे लोग मर चुके हैं क्योंकि उस वक्त मेडिसिन नहीं थी ना मलेरिया की। तो स्टडी ऑफ मलेरिया एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे बायोलॉजिकल मेथड में। सबसे पहले कहते हैं रिकॉग्निशन, आपने इस प्रॉब्लम को जानना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी इंसान को बीमारी हो रही है, डिजीज हो रही है, सबसे पहले उसके जहन में क्वेश्चन आता है उसको क्या बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है, कहां से उसको ये बीमारी लगी। इस तरह के सवालात होते हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हो। दूसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने कहा ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच,
इन सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व करते हो। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं दो तरह की। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव, और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं। सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, मिकदार, आप जिन चीजों को काउंट कर सकते हो, ठीक है, आप चीजों को काउंट कर सकते हो कि अच्छा कोविड की वजह से फर्ज कीजिए 1 लाख लोग मर गए, तो ये 1 लाख काउंटिंग है ना, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, आप ये देख सकते हैं कि अच्छा जो कोविड है, अगर आप मास्क लगा लेते हो तो कोविड नहीं फैलता, तो ये क्या है, ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करते हो, एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ऑब्जर्वेशंस की बेस पर, याद रखें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप बनाते हो हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, आपकी फर्ज कीजिए हाइपोथेसिस है कि जो कफ करने से कोविड फैलता है, कफ करोगे तो कोविड फैल जाएगा, फर्ज कीजिए आपकी हाइपोथेसिस है। अब ये देखें, आपने हाइपोथेसिस को देखना है क्या वो ट्रू है या वो गलत है। कुछ बातें हैं, हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट हो कि कफ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग कोविड या कोविड इज स्प्रेड बाय द कफ। अब एक स्टेटमेंट है, एक आइडिया देता है, आपको एक आइडिया मिलता है हाइपोथेसिस से कि खांसोगे तो कफिंग से कोविड फैलेगा। इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और ये जो आपकी हाइपोथेसिस है ये ऑब्जर्वेशन से मैच करती हो। आप देखें जिन लोगों को कोविड होता है उनको खांसी आती है। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सको, एक्सपेरिमेंटली आप देख सको कि जिस लोगों को खांसी होती है उनको कोविड है कि नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट कर सको, और आपकी स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल हो सकती है। हो सकता है एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपका नतीजा कुछ और निकले, तो ये आपकी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी, तो हाइपोथेसिस गलत हो सकती है। उसके बाद चीज आती है डिडक्शन। डिडक्शन होता है आपको क्या कंसीक्वेंस में क्या पता चला, क्या कंक्लूजन आई, आपको क्या नॉलेज मिला, ठीक है। डिडक्शंस इन्वॉल्व इफ एंड देन, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर आप करते हो एक्सपेरिमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म टू प्रूफ, एक्सपेरिमेंट क्यों होता है कि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है या आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, इसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करोगे, उससे पता चल जाएगा कि आपकी हाइपोथेसिस कैसी है, करेक्ट है कि नहीं। और एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट आपको बता देगा कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया था अबाउट हाइपोथेसिस, आपकी हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं। अगर रिजल्ट में पता चला आपकी हाइपोथेसिस ठीक है तो आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच सही है। लेकिन अगर रिजल्ट में पता चला कि आपकी हाइपोथेसिस गलत है तो आप फिर से ऑब्जर्वेशन करें, फिर से डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि मलेरिया के हवाले से बात करते हैं। मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं कि रात को बहुत सर्दी लगती है और बुखार हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है अक्सर रात के टाइम, पेशेंट बहुत सफ़र करता है, बॉडी में बड़ा पेन होता है, ठीक है, उसको उल्टियाँ आती हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पर्सन को स्वेटिंग होती है और वो ठीक हो जाता है, और इस तरह 2-3 दिन चलता रहता है। और ये देखा गया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिलता है, तो यानी प्लाज्मोडियम एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। बाय अब कॉज ऑफ मलेरिया, देखो ये आज हमें पता है ना, मलेरिया जब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दुनिया का तब तो नहीं पता था, तब तो बायोलॉजिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था। उस वक्त देखा गया कि जिन लोगों को मलेरिया होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिलता है, फिर इस बात को बायोलॉजिकल मेथड से प्रूव किया गया। जैसे कि कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। 19वीं सदी में मलेरिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यानी यूं समझे 1801 से लेकर 1899 तक इस सदी में मलेरिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन 19th सेंचुरी मेनली डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, मुख्तलिफ कॉजेज बताई गई। 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस अरसे के दौरान जो लोगों ने ऑब्जर्व किया है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, जिस जगह पे पानी खड़ा होता है, मार्शी एरिया का मतलब क्या है, वाटर, जहां पे पानी खड़ा होता है उस जगह पे अक्सर लोगों को मलेरिया होता है। दूसरी चीज,
क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया। जिन लोगों को मलेरिया होता है उनको क्विनीन खिला दी जाए, ड्रग है, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। तीसरा, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। देखिए, जिस जगह पे पानी खड़ा होता है वहां लोगों को मलेरिया है, लेकिन वो पानी पीने से मलेरिया होता नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि पानी खड़ा होगा तो आसपास मलेरिया हो सकता है, पर वो पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। यानी वजह पानी के अंदर नहीं है, पानी के आसपास है। मलेरिया फैलने की वजह पानी के आसपास है, पानी के अंदर नहीं है। बाद में देखा गया प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जिन लोगों को मलेरिया होता है उनके जिस्म में, उनके खून में प्लाज्मोडियम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, इससे हाइपोथेसिस बनाई गई। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, याद रखें हाइपोथेसिस बनती है ऑब्जर्वेशंस पे। हाइपोथेसिस क्या बनी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया क्यों हुआ? प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ। अब इसकी कुछ डिडक्शंस होंगी। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव आइडिया होते हैं टू ड्रॉ डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन यह है कि अगर तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो इसका मतलब जितने भी लोगों को मलेरिया है तमाम के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट कैसे होगा कि 100 पेशेंट्स को लिया गया, 100 पेशेंट्स जिनको मलेरिया था, और इसके साथ साथ 100 हेल्दी लोगों को लिया गया जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, हेल्दी लोग। क्या क्या? इन लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया। क्या किया गया? ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट किया गया तो 100 पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम अवेलेबल था, यानी इन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। जब इन लोगों का टेस्ट किया गया तो सिर्फ 7 लोगों में प्लाज्मोडियम मिला और 93 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं मिला। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि जिसको मलेरिया होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी होगा। ठीक है, अच्छा, इन 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम क्यों था? असल में इन लोगों में प्लाज्मोडियम था लेकिन अभी बीमार नहीं हुए थे। प्लाज्मोडियम जब बीमारी फैलाते हैं थोड़ा उसको टाइम लगता है, 2-4 दिन लगते हैं, एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी अगर आज मेरे ब्लड में प्लाज्मोडियम आता है ना तो मुझे मलेरिया होने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तो इन 4-5 दिनों को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो 7 लोगों को जो प्लाज्मोडियम था, चंद दिनों बाद इनको भी मलेरिया हो गया था। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि जिन लोगों को मलेरिया होगा उसमें ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी होगा। सो ये बात साबित हो जाती है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, दैट इज द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब लोगों के जहन में सवाल उठता है कि ये मलेरिया फैलता कैसे है। ठीक है, अब तक तो ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, लेकिन अब ये मलेरिया फैला कैसे? तो ये एक नई प्रॉब्लम आ गई। अब इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा बायोलॉजिकल मेथड से। तो द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अब पहले प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम क्या है? स्प्रेड ऑफ मलेरिया है, मलेरिया फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? क्वेश्चन है। दूसरा काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस। आप ऑब्जर्वेशंस करो कि ये मलेरिया कैसे फैल रहा है, क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। मुख्तलिफ लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें AFA किंग, ठीक है, एक बंदा था AFA किंग, एक बंदे का नाम है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? People who slept outdoors were more likely to get malaria than who slept indoors. जो लोग आउटडोर्स होते हैं, बाहर सोते हैं, उन लोगों को मलेरिया होता है। जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा। दूसरी चीज उसने क्या देखी? जो लोग नेट्स के यानी मच्छरदानी में सोते हैं, ऊपर जाल बिछाते हैं, नेट्स में सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। जो लोग नेट्स का इस्तेमाल नहीं करते उनको मलेरिया हो जाता है। तीसरी चीज, जो लोग आग जला के सोते हैं, अपने करीब आग जलाते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता, और जो लोग आग नहीं जलाते उनको मलेरिया हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर ये बंदा हाइपोथेसिस बना देता है। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हाइपोथेसिस कैसे बनता है? हाइपोथेसिस है मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। देखो, बाहर सोओगे तो मच्छर ज्यादा होंगे, अंदर सोओगे मच्छर कम होंगे। नेट्स में सोओगे तो मच्छर आपकी बॉडी को टच नहीं करेगा, नेट्स नहीं होंगे तो मच्छर जिस्म को टच करेगा। आग जलाओगे तो मच्छर पास नहीं आएगा,
आग नहीं जलाओगे तो मच्छर पूरी जिस्म पे होंगे। तो यानी कि इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं मॉस्किटो इन्वॉल्व है, मच्छर इन्वॉल्व है। तो इससे ये हाइपोथेसिस बनता है कि मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड करता है। अब देखो ये तो हाइपोथेसिस है, इससे कुछ डिडक्शंस बनेंगी। डिडक्शंस क्या बन जाती हैं इससे कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि अगर मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है तो यानी कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को मलेरिया है उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम है। अब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो ये मॉस्किटो लोगों में प्लाज्मोडियम डाल देता है। इफ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय यूजिंग मलेरियल बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, अब इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी ये बात साबित होगी। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? he allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। एक पेशेंट था, मलेरियल पेशेंट था, उसको एक मच्छर ने काट लिया। उसको जानबूझ के उसने एक मच्छर को इस पेशेंट पे बिठाया ताकि वो उसको बाइट करे। अब मलेरियल पेशेंट था, उसका खून जब इस मॉस्किटो ने चूसा है तो उस खून में क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया, ठीक है। उस खून में प्लाज्मोडियम आ गया। सो some days later he found plasmodium multiplying in the mosquito stomach। तो ये देखा कि मॉस्किटो के जब स्टमक को देखा गया तो उसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था। रॉस यूज्ड, अच्छा उसके बाद क्या किया? रॉस यूज्ड स्पैरोज इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो अफेक्टिंग मलेरिया। फर्ज कीजिए एक स्पैरो है, ठीक है, एक स्पैरो है जिसको मलेरिया है, ठीक है। उसने क्या किया? एक मॉस्किटो को लिया और इस स्पैरो को उसने बाइट किया। तो स्पैरो को बाइट किया तो इस मॉस्किटो के अंदर क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया? ही अलाउड दिस मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। उसने फिर इस मॉस्किटो को हेल्दी स्पैरो के ऊपर बिठा दिया कि अब हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। जब इसने हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया ना तो द स्पैरो गॉट मलेरिया, इन हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। तो यानी इस बीमार स्पैरो से हेल्दी स्पैरो में डिजीज कैसे पहुंची? इस मॉस्किटो ने स्पैरो को काटा, फिर इसी मॉस्किटो ने इन स्पैरो को काटा, तो इस तरह प्लाज्मोडियम फैल गया। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग। बाद में क्या हुआ कि इंसानों के ऊपर भी टेस्ट किया गया। एनोफ्लिस मॉस्किटो ने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, फिर उस मॉस्किटो को कुछ दिनों तक रखा और फिर एक दूसरे इंसान को उससे बाइट करवाया तो उस इंसान को बीमार हो गया, वो उसको मलेरिया हो गया। तो इंसानों के अंदर भी ये बात प्रूफ हो गई थी कि इस तरह से मलेरिया फैल रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि ये जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो को नाम दिया गया वेक्टर, वो चीज जिसके अंदर कोई चीज ट्रेवल करती है, ठीक है। द वेक्टर मींस ट्रांसमीटर, जो किसी चीज को अपने साथ ट्रेवल करवाता है। An organism which carries a parasite and transfer it from one organism to another। वो ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी चीज को ट्रांसफर करे वो एक वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब मलेरिया के बाद एक और चीज पे बात करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्विनीन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनकोना। सिनकोना एक प्लांट है, उसकी बार्क होती है, बार्क, और उस प्लांट की जो बार्क होती है उससे क्विनीन बनती है, मेडिसिन जो मलेरिया को ट्रीट करती है। अच्छा, नेक्स्ट मलेरिया के बाद एक प्रॉब्लम आती है डेंगी फीवर। डेंगी फीवर क्या है? ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज है, यानी मॉस्किटो के थ्रू वायरस फैलता है। ये डेंगी वायरस होता है। मॉस्किटो इसको फैलाते हैं, एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो है। याद रखिए मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो एनोफ्लिस मॉस्किटो है, जबकि डेंगी का मॉस्किटो क्या है? एडिस इजिप्टी। एमसीक्यू के लिए याद रखें। अच्छा, विच हैज जेब्रा लाइक व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप। ये जो मॉस्किटो होता है सफेद होता है, काला होता है, जैसे जेब्रा की बॉडी होती है। टिपिकल केस ऑफ डेंगी हेमरेज फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर। ज्यादातर डेंगी हेमरेज फीवर होता है जिसमें बहुत ज्यादा फीवर होता है, नोज से ब्लीडिंग आती है, यूरिन में ब्लड होता है, लिवर बड़ा हो जाता है, और इसकी कोई मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है जिनको डेंगी फीवर होता है। और अक्सर जिनको एक बार डेंगी हो जाए और दोबारा डेंगी हो तो उनकी जान को भी खतरा होता है, ठीक है। सो द बेस्ट प्रिवेंशन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। आप अपने आपको मच्छरों से बचाओ कि आपको मच्छर ना काट सके।
तो ये डेंगू फीवर होता है जिसमें वेक्टर एडिस इजिप्टी है। तो यहां तक हमें बात क्या समझ आई कि कुछ सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज फैल जाती है आपके मोहल्ले में, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाओ, फिर डिडक्शंस करो और एक्सपेरिमेंट करो। जाहिर सी बात तो खुद ही नहीं करोगे, साइंटिस्ट का काम है। एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें हेल्दी लोग होते हैं, ताकि आप इनको कंपेयर करो डिजीज लोगों के साथ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिनको डिजीज होती है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हो, रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट से पता चलता है कि आपकी हाइपोथेसिस ठीक है कि आप क्या खराब है या आपकी हाइपोथेसिस ठीक है। अगर आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है तो आप क्या करो, फिर से ऑब्जर्वेशंस करो और फिर से डाटा कलेक्ट करो। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक है तो उससे एक थ्योरी बन जाएगी और उससे एक प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है, यानी वो बात साबित हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होती है थ्योरी, प्रिंसिपल या कानून, लॉ क्या होता है? द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज। अल्टीमेट साइंस गोल है क्या, साइंस का क्या गोल है कि थ्योरीज बना दे। अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट है, ठीक है, तो वो थ्योरी बन जाती है और बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं जो उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अ थ्योरी कैन बी चेंज्ड, और वक्त के साथ साथ जब न्यू एविडेंस आते हैं तो थ्योरी चेंज भी होती है, यानी थ्योरी फाइनल चीज नहीं होती, थ्योरी चेंज हो सकती है वक्त के साथ साथ जब न्यू एविडेंसेस आते हैं। अच्छा, a theory that has been verified and appears to wide applications may biological principle or law। और अगर एक थ्योरी हमेशा बहुत ज्यादा साबित होती है, प्रूफ होती है, तो बाद में लॉ बन जाता है। जैसे कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 10th क्लास में आप पढ़ोगे। मेंडल्स, जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसकी कुछ थ्योरी दी थी, बाद में लॉ बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जर्वेशंस है। आप पहले डाटा यहाँ पे कलेक्ट करते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो, और बाद में क्या करते हो, जब रिजल्ट्स आते हैं तो उस डाटा को एनालाइज करते हो, ठीक है। एनालाइज करते हो कि आपने जो डाटा लिया है क्या बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज कैसे करते हो? टेबल की फॉर्म, टेबल बना देते हो, जिस तरह आपने इस तरह टेबल बना दिया कोई और उसमें डाटा लिख दिया। ग्राफ बना सकते हो डाटा के लिए और आपको ग्राफ से डाटा समझ में आता है। एनालिसिस कैसे करते हो? एनालिसिस के लिए वैसे तो अब आजकल तो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लैपटॉप पे, जैसे SPSS एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप रेशियो और प्रोपोर्शंस यूज करते हो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जिससे आपको डाटा एनालाइज होता है। रेशियो आपको पता होगा क्या है, कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। एक नंबर होता है 1 जैसे A और दूसरा नंबर है B, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो रेशियो निकल जाएगी। जैसे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 105 रेड फ्लावर्स एंड 35 वाइट फ्लावर्स। फर्ज कीजिए आपके पास रेड फ्लावर्स हैं और व्हाइट फ्लावर्स हैं, तो दोनों के बिटवीन रेशियो क्या है? एक है 105 और एक है 35। तो अगर दोनों को 5 पे डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये 21 आ जाता है और यहाँ पे 7 आ जाता है। दोनों को फिर से डिवाइड करो तो ये आपके पास 3 पे डिवाइड होता है, 3 1s are 3, और ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, 7 पे डिवाइड कर सकते हो, 7 1s are 7, 7 3s are 21 और 7 1 7, तो दोनों के बिटवीन 3:1, ये इसकी रेशियो है। इसके बाद है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अगर आप 2 रेशियोज को आपस में कंपैरिजन करो, 2 रेशियो है, आप में आपस में कंपेयर करते हो तो वो प्रोपोर्शंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। कहते हैं इमेजिन आप एक कॉइन फ्लिप करते हो तो उसमें हेड और टेल आए, दोनों में 50-50% चांस है। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है जो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कहते हैं अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट में 30 स्पैरोज हैं जिनको मॉस्किटो ने बाइट किया और 24 उसमें मलेरिया हो गया, तो अगर आपके पास 100 स्पैरोज हो तो फिर कितनों को मलेरिया होगा? क्या है कि 30 स्पैरोज हैं और 24 को उसमें से मलेरिया हुआ है। अगर 100 स्पैरोज होती तो कितनियों को मलेरिया हो जाता? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 24/30, 30 में से कितनों को मलेरिया हुआ? 24 को, तो इसको इक्वल कर दो या प्रोपोर्शन का साइन लगा दो। तो अगर आपके पास टोटल 100 स्पैरोज हो तो कितनों को मलेरिया होगा? तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप x को एक तरफ रखो, यानी x को अपनी इक्वेशन के एक साइड पे रखा और इस 100 को इधर ले आओ। यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 30, तो ये 0 यहाँ से कटा, ये 0 यहाँ से कटा,
तो 3 1s are 3, 3 8s are 24 और 8 10s are 80। तो अगर 100 स्पैरोज होंगी तो उसमें से 80 स्पैरोज को मलेरिया हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और आपको प्रॉब्लम्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस, ये डाटा एनालाइज क्यों करते हैं हम? सबसे पहले तो अगर आप डाटा एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है या आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है। तो डाटा एनालाइज करके आप अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मार्शी वाटर कॉजेज मलेरिया, जहां पे पानी खड़ा होता है तो वहां पे मलेरिया होता है, लेकिन अगर आप उस पानी को पी लो तो मलेरिया नहीं होता। 20 लोगों ने इस मलेरिया के वाटर को पिया है पर किसी को भी मलेरिया हुआ नहीं उससे, तो ये हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, कि पानी पीने से मलेरिया होता है। ठीक है, अच्छा, डाटा एनालिसिस से हाइपोथेसिस मॉडिफाई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब मार्शी वाटर आर एज कॉज ऑफ मलेरिया, ये तो हाइपोथेसिस हो गई चेंज, हाइपोथेसिस फॉरेन चेंज हो गई और बदल गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, नई हाइपोथेसिस बन गई। फिर क्या हुआ, डाटा एनालिसिस ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म द हाइपोथेसिस। बार बार आप एक्सपेरिमेंट करो, बार बार उसका रिजल्ट आएगा और आप उस रिजल्ट को एनालाइज करो, कंपेयर करो, तो आपको साबित हो जाएगा कि आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स जो है ना, ये जो आप मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो, ये तमाम साइंसेस में बहुत जरूरी है। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स, हर चीज में मैथमेटिक्स लाजमी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन द साइंसेस, इट रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड चलता ही मैथमेटिक्स से है। ठीक है, रीजनिंग और एबिलिटी सारी मैथमेटिक्स से आती है। सो इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? एक सिस्टम है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो, फिर आप ऑब्जर्वेशंस करोगे, हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और रिजल्ट्स आएंगे। फिर डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी आप ऑब्जर्वेशंस करोगे, आपसे डेटा मिलेगा और वो फैक्ट्स होती हैं। हाइपोथेसिस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, आपने जो ऑब्जर्व किया उसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है हाइपोथेसिस। ठीक है, और डिडक्शन क्या है? आप उस हाइपोथेसिस में कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हो। फिर क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इस तरह टेबल बना लो, इस तरह ग्राफ्स बना लो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लो उसमें, उससे आपको डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। रेशियो और प्रोपोर्शन चेक कर सकते हो। मैथमेटिक्स आप अप्लाई करो साइंस में, उससे साइंटिफिक मॉडल्स बनते हैं, साइंटिफिक मेथड आपका अप्लाई हो जाता है। सो ये आपके पास था चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, 9th क्लास की बायोलॉजी में।